Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. कैसे हैं आप सब ठीक ठाक चल रहा है। तो सभी बच्चों को हमारा प्यार भरा नमस्कार है ना। फिर हम समय खराब न करते हुए आगे लेक्चर बढ़ते हैं। लेक्चर हमारा क्या कहां पर खत्म हुआ था। हम एप्लीकेशन में पढ़ रहे थे टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला के चेकिंग पे चल रहा था बात कि हम किसी भी फॉर्मूले को कैसे चेक करेंगे। ये हम कोई भी फॉर्मूले को हम चेक करते हैं डायमेंशन की मदद से कि वो फॉर्मूला सही है या नहीं सही है। हम ये चेक करते हैं कि हमें फॉर्मूला को बनाने में या फॉर्मूला जो लिखा हुआ है कहीं वो गलत तो नहीं है, कहीं उसमें कुछ भूल चूक तो नहीं हो गई है। उसी भूल चूक को पकड़ने के लिए हम डायमेंशन की मदद लेते हैं। यही हमारा क्या है, पहला इसका एप्लीकेशन है। तो पहले एप्लीकेशन हमारे यही है कि हम किसी भी फॉर्मूले को चेक करेंगे वो फॉर्मूला सही है या फिर नहीं सही है। और ये हमारा किस पर आधारित होता था, ये हमारा बेस्ड होता था, इट इज बेस्ड ऑन टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल कहता है कि अगर कोई नंबर है तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, और अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी जुड़ रही है तो हमेशा वो तभी जुड़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो, या फिर दो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल हो रही है तो हमेशा उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इक्वल होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये ऐसी बात होती थी, तो ऐसी बात हम करते थे और ये चीजें हो जाती थी। तो आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन के मदद से समझाते हैं कि कैसे हम पता करते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है या फिर नहीं सही है। जैसे मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि बताओ कि जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ऑल ऑफ यू नो कि ये हमारा क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर कोई मास पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से जा रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कहना यह है कि क्या हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। जो ये एक्सप्रेशन लिखा है एम जी एच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज प्लेस्ड एट अ हाइट एच, जिसका मास m है। तो बताना ये है क्या डायमेंशनली ये इक्वेशन सही है। तो डायमेंशनली आपको बताना है ये इक्वेशन हमारा सही है कि नहीं। तो ये हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं डायमेंशनली प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे, राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे और दोनों का डायमेंशन देखेंगे। अगर वो इक्वल आ गया तो इसका मतलब डायमेंशनली सही है, करेक्ट फॉर्मूला है। अगर इक्वल नहीं आ पाया तो इनकरेक्ट फॉर्मूला है। आइए लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। ध्यान से अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन LHSD। अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखना है मतलब डायमेंशन ऑफ किसका, डायमेंशन ऑफ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। देखो क्लोज ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब डायमेंशन निकाल रहा हूं। ध्यान से अगर तुम देखो तो हाफ क्या है, नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन किसका लेंगे, मास का लेंगे। मास का बेटा कितना होता है, मास का सीधा सीधा लिखेंगे कैपिटल M। ये कितना होता है मास का, कैपिटल M। और ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, लेकिन वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 मीटर पर सेकेंड। LT-1 होता है तो यहां लिखेंगे LT-1 का होल स्क्वायर। ध्यान से अगर तुम देखो तो दिस इज इक्वल टू कितना, ML स्क्वायर T के पावर माइनस में 2 है ना। तो ये हमारा LHSD आ गया। लेकिन जब हम RHSD की बात करेंगे, RHSD मतलब राइट हैंड साइड डायमेंशन। राइट हैंड साइड डायमेंशन मतलब क्या लिखा गया बेटा, वहां लिखा गया है mgh। अगर mgh लिखा गया है, m इज द मास, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी कारण ये एक्सेलरेशन आ रहा है, किसी भी चीज के कारण आ रहा है, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ही, तो एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन रखोगे LT-2। h इज द डिस्टेंस, लेंथ है, तो अगर लेंथ है तो क्या रखा जाएगा, अगर ये लेंथ है तो तुम्हारा यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा सिंपल डायमेंशन लेंथ का रहेगा। तो तुम सिंपली क्या लिखोगे बेटा, यहाँ लिखोगे मास m हो गया, मास का डायमेंशन m हो गया, g मतलब एक्सेलरेशन है, LT-2 हो गया, h इज द मतलब लेंथ है तो ये भी कितना हो गया, l हो गया। ध्यान से अगर तुम देखो तो ML2T-2 ये तुम्हारा डायमेंशन हो गया राइट हैंड साइड। तो यहां से क्या पता चला, यहां से सिंपल एक बात पता चल गई कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन मिला, राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन मिला, दोनों का डायमेंशन सेम मिला। अगर दोनों का डायमेंशन सेम मिला तो गिवन फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे, गिवन एक्सप्रेशन या फिर गिवन फॉर्मूला, गिवन एक्सप्रेशन इज करेक्ट, गिवन एक्सप्रेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। ये हमारा जो
ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट इक्वेशन है, सही इक्वेशन है। इस तरीके से हम चेक करते हैं। जल्दी से कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटन एज, इस टाइप से लिखा गया, 4 ऑप्शन दिया गया है कि किसी कोई भी पार्टिकल है, किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को एक बच्चा इस तरीके से लिख देता है। तो एक बच्चा जो है वो इस तरीके से लिखता है हाफ mv स्क्वायर, दूसरा बच्चा 3/2 mv स्क्वायर, तीसरा बच्चा mv स्क्वायर, चौथा बच्चा mv स्क्वायर बाय 2 प्लस m इंटू a, जहां पे m क्या है, मास है, v वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है पार्टिकल का। अगर ऐसा है तो बताना ये है कि इन चारों में से कौन कौन सा फॉर्मूला सही हो सकता है। विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर आप देखें तो सबसे पहला वाला देखते हैं, सबसे पहला वाला देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है काइनेटिक एनर्जी का। तो सबसे पहला वाला अगर आप देखेंगे तो पहला वाला तो आप जानते ही हैं, अभी मैं इसको कराया भी कि डायमेंशनली करेक्ट है। हाफ mv स्क्वायर क्या है, करेक्ट है। क्या करेंगे, इसका डायमेंशन चेक करेंगे, इसका डायमेंशन चेक करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है और अगर एक एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2 होना चाहिए, जो कि इसका आता है ना, जो कि इसका क्या होता है, आता है। तो ml2t-2 इसका आप जब डायमेंशन निकालेंगे इसका हमारा डायमेंशन आएगा। लेकिन दूसरे वाले को अगर हम चेक करते हैं तो दूसरा वाला क्या है, 3/2 mv स्क्वायर। तो 3/2 mv स्क्वायर को जब हम चेक करेंगे तो 3/2 mv स्क्वायर को जब हम चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/2 का डायमेंशन, m का डायमेंशन, v के डायमेंशन का स्क्वायर। तो बेटा ध्यान से अगर तुम देखो तो 3/2 का डायमेंशन तो आएगा ही नहीं, 3/2 डायमेंशन तो आएगा ही। मास का डायमेंशन आएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा, जो कि यहाँ जैसे यहाँ निकाले थे वैसे यहाँ भी आ जाएगा। ये भी डायमेंशनली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये भी हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो बच्चा लिख रहा है वो भी सही है। लेकिन अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरे की अगर बात करूंगा, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा मतलब सी नंबर हमारा क्या है, m इंटू में v स्क्वायर। mv स्क्वायर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायमेंशन निकालोगे mv स्क्वायर का, तो mv स्क्वायर का डायमेंशन भी कितना आने वाला है, ml2t-2 आने वाला है। इसका मतलब हमें यहां से एक बात पता चल रही है कि पहला वाला इक्वेशन भी, पहला वाला फॉर्मूला भी सही हो सकता है, एक्सप्रेशन भी सही हो सकता है, दूसरा वाला भी एक्सप्रेशन सही हो सकता है, तीसरा वाला भी एक्सप्रेशन सही हो सकता है, डायमेंशनली नॉट एक्चुअली। अगर मैं डायमेंशनली बात करूं तो डायमेंशनली काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले आ सकते हैं। वो आप साफ साफ सीधे सीधे दिख रहा है बोर्ड पर, बोर्ड पर सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर वो बच्चा बोल रहा है हाफ mv स्क्वायर वो भी हो सकता है, 3/2 mv स्क्वायर वो भी हो सकता है, mv स्क्वायर वो भी हो सकता है, 5 mv स्क्वायर भी लिखा होता वो भी हो सकता था। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, मतलब कुछ भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे mv स्क्वायर में, डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का ही आने वाला है, एनर्जी का ही आने वाला है। लेकिन असलियत में हम क्या जानते हैं, एक्चुअल जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्चुअल एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर आता है। ये निकाला गया है क्लास 9th में और हम 11th में भी निकालेंगे। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं, एक्चुअल में जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का वो हाफ mv स्क्वायर है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ अगर हम डायमेंशनली निकालते हैं, डायमेंशनली अगर निकालते हैं तो हाफ mv स्क्वायर भी बन सकता है, 3/2 mv स्क्वायर भी बन सकता है, mv स्क्वायर भी बन सकता है, क्योंकि तीनों का डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन मैच करता है। अगर तीनों का डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन से मैच करता है तो हम क्या बोलेंगे कि डायमेंशनली तीनों इक्वेशन, तीनों एक्सप्रेशन हमारे सही है काइनेटिक एनर्जी के लिए। बट एक्चुअली तो यही होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी रिजल्ट एज ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको ये बता रहा है कि अगर 3 बच्चे ने 3 एक्सप्रेशन लिखा है तो इनमें से कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली तीनों करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली एक ही करेक्ट है, ऊपर वाला। एक्चुअली आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, है ना। तो इस चैप्टर में आपसे एक्चुअली नहीं पूछेगा, क्योंकि वो जानता है, टीचर जानता है कि आप एक्चुअली शायद नहीं जानते। तो डायमेंशन की मदद से वो पूछेगा और डायमेंशन की मदद तीनों सही है। तो क्या इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से शिक्षा ये मिली कि जो भी एक्सप्रेशन या जो भी फॉर्मूलाज हमारे डायमेंशनली करेक्ट होंगे वो एक्चुअल में करेक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं। जैसे ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, लेकिन एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं है। 3/2 mv स्क्वायर नहीं होता है, mv स्क्वायर नहीं होता है, हाँ हाफ mv स्क्वायर होता है ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक कोटेशन लिखेंगे, क्या चीज, ऑल डायमेंशनली, नोट मार के लिखना है इसको, ऑल डायमेंशनली
correct formulas, all dimensionally correct formulas may be actually correct, may be actually correct, may be actually correct। मैं क्यों लिखा? हो सकता है ना, ऑलवेज नहीं हो सकता, हो सकता है। जैसे यहां पे हाफ एम बी हो सकता है, हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन 3/2 एम बी स्क्वायर भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ऑल डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूलाज में भी एक्चुअली करेक्ट। तो ये हमारे क्या है, ये लिमिटेशन है। डायमेंशन की मदद से हम कौन कौन से कैसे फॉर्मूले का चेकिंग करते हैं, ये हमारी लिमिटेशन है ना, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन है। क्योंकि अगर डायमेंशन की मदद से अगर फॉर्मूले चेक होने लगे तो हम गलत फॉर्मूले भी अपने अंदर ले लेंगे, गलत फॉर्मूले को भी हम चेक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। चलिए चौथे वाले पे आ जाते हैं। क्या चौथा सही है क्या? चौथा अगर आप ध्यान से देखें तो एम बी स्क्वायर बाय 2 का तो कितना आने वाला है, एम बी स्क्वायर बाय 2 का आने वाला है बेटा आपके पास ml2t-2, ये आप देख चुके हैं। लेकिन अगर मैं ma की बात करूं, ma तो m मास क्या है, मास तो मास है, कैपिटल M आएगा इसका, और एक्सेशन कितना होता है lt-2, तो ये कितना आ जाएगा lt-2। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ma का डायमेंशन mlt-2 है और इसका डायमेंशन ml2t-2 है। तो ध्यान से क्या आप देख पा रहे हैं, दो अलग अलग डायमेंशन जुड़ रहे हैं, और अगर अलग अलग डायमेंशन जुड़ रहे हैं दिस इज इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कि दो अलग अलग डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी जुड़ जाएं। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ही पूरा गलत है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ही पूरा गलत है। तो हमारा क्या क्या आंसर बना, हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना ए, आंसर बना बी, आंसर बना सी। मतलब तीन एक्सप्रेशन में बी करेक्ट, लेकिन चौथा एक्सप्रेशन तो टोटली है इनकरेक्ट। क्यों टोटली इनकरेक्ट? क्योंकि दोनों जो टर्म लिखे गए हैं दोनों टर्म का डायमेंशन सेम नहीं है, दोनों टर्म का डायमेंशन सेम नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये फॉलो नहीं करता। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करता तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जल्दी से कॉपी करो फिर मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से कॉपी करो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो स्क्रीन पॉज करके उतारना, मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीन पॉज करके उतारना भैया, मैं आगे बढ़ता हूं। दिया क्या गया है, दिया गया है आपको कि फोर्स F इज इक्वल टू, फोर्स F इज इक्वल टू दे रखा है आपको कि A माइनस टी बाई में B प्लस में C, हाँ चलो ठीक है, इतना बहुत है। F बराबर A माइनस टी बाई में B प्लस में C, ये इस तरीके से एक्सप्रेशन दे रखा है जहां पे सब कुछ आपको बता रहा है कि T क्या है, T इज द टाइम, और F क्या है, F इज द फोर्स। ये एक्सप्रेशन लिख दिया गया बेटा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। A, B, C तीनों का डायमेंशन आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो ऑब्टेंड करिए A, B, C का फॉर्मूला। इफ द एक्सप्रेशन is written as F is equal to A minus T by B plus C। कैसे सोचेंगे इसको, आओ मैं भी सोचता हूं, है ना। चलो मैं देखते रहो मैं कैसे सोचता हूं इस क्वेश्चन को। मैंने एक चीज बताया था कि बेटा अगर ऐसे लिखा हो A प्लस बी या फिर माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो A का डायमेंशन B के बराबर होगा तभी ये जुड़ रहा है। लेकिन एक बात और है, A का डायमेंशन C के बराबर भी होगा, B का डायमेंशन C के बराबर भी होगा, तभी ये इक्वल भी हो रहा है ना। तो A का डायमेंशन B का डायमेंशन C का डायमेंशन सेम होगा। तो बहुत अच्छे से अगर तुम देखो तो एक टर्म तुमको ये दिख गया, एक टर्म तुमको ये दिख गया, और एक टर्म तुमको ये दिख गया। तो इसका मतलब ये, मतलब A माइनस टी बाई बी को एक मान लो, A माइनस टी बाई बी को क्या मान लो, एक मान लो। तो बहुत अच्छे से देखो तो एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई साहब डायमेंशन ऑफ F और डायमेंशन ऑफ C दोनों बराबर होंगे।
क्योंकि इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन इसके भी बराबर होगा, मतलब तीनों का डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होगा। अगर तीनों का डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होगा तो इसमें तो हमें ए और बी का निकालना ही है, तो इसको छोड़ो। एफ का डायमेंशन सी के डायमेंशन के बराबर होगा। अगर एफ का डायमेंशन सी के डायमेंशन के बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ सी बेटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ एफ। लेकिन एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, देन दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू सीधा सीधा लिखा गया mlt माइनस में 2। दिस इज द आंसर, इज और नॉट, दिस इज द आंसर। अच्छा भाई, अब आ जाओ a माइनस टी बाई बी में, a माइनस टी बीच वाले टर्म में, a माइनस टी बाई बी में। अब इसको ध्यान से देखो, अगर इसको आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि a और t एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर a और t एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो डायमेंशन t का होगा वही डायमेंशन a का होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। आर यू विद मी? A dimension of A is equal to dimension of T. T is the time, means dimension of A is equal to कितना हो जाएगा, कैपिटल T। लो ये भी आ गया, दो वैल्यू तो आ गए। अब हमें किसका चाहिए डायमेंशन, B का। अगर B का डायमेंशन चाहिए तो ध्यान से तुम देखो, तो जो डायमेंशन A का होगा वही डायमेंशन T का होगा, वही डायमेंशन A माइनस T का होगा, क्योंकि घटाओगे तो आना तो उतना ही है। तो ध्यान से अगर तुम देखो, मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूं, इरेज करके आगे मैं बढ़ता हूं, मुझे डायमेंशन किसका निकालना है, B का निकालना है। अगर B का डायमेंशन निकालना है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये टर्म और ये टर्म दोनों का डायमेंशन सेम होगा, है ना? तो क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी अपॉन में डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। क्लियर है क्या? तो हमारा क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी अपॉन में डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। बहुत अच्छे से देखो, तो डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी हमें पता है कितना, टाइम ही आने वाला है, क्योंकि स्मॉल टी का भी उतना ही होगा, ए का भी उतना ही होगा, और सब्सट्रैक्ट कर देंगे तब भी उतना ही आएगा। अपॉन में कितना आने वाला है, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन कितना, फोर्स बेटा हो जाएगा mlt माइनस में कितना, 2। तो डायमेंशन ऑफ बी इधर चला जाएगा, ये पूरा पूरा नीचे चला आएगा। अब अगर बहुत अच्छे से देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू, ये नीचे आने वाली है, ये नीचे आने वाली है, फिर ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, m रेस टू द पावर माइनस 1, l रेस टू द पावर माइनस 1, t रेस टू द पावर 3, क्योंकि माइनस 2 है, ऊपर जाएगा +2, एक बचा हुआ है तो 3 हो जाएगा। मतलब भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मास में डायमेंशन -1, लेंथ में -1 और टाइम में +3 डायमेंशन है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। स्क्रीन पॉज करके उतारेंगे, मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। जल्दी जल्दी करें, क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी करें। अच्छा, अगर मैं तेज अगर पढ़ा रहा हूं तो मुझे एक बार बता जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि सर थोड़ा सा तेज है ना? मैं अगले लेक्चर में अपनी चीजों को क्या कर लूंगा, अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा धीमा हो जाऊंगा। अगर मैं सही हूं तब भी बता दी, यहां से सही चल रहे हैं, है ना? क्योंकि कोर्स बेसिकली मुझे खत्म करना है, और ऐसा नहीं कि मुझे खाली कोर्स ही खत्म करना है, आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना? तो आपको समझ में भी आना चाहिए, जल्दी जल्दी कोर्स भी खत्म होना चाहिए, है? तो ये चीजें होनी चाहिए कि हमारा उस हिसाब से हम स्पीड मेंटेन करेंगे, है ना? तो एक बार बता जरूर दीजिएगा कि मेरा क्या नाम है, स्पीड क्या होना चाहिए, है ना? ये अगर यही स्पीड होना चाहिए जो चल रहा है तो सही है ना? तब भी कोर्स खत्म हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर और धीमा करना है तो बताइएगा सर, धीरे धीरे थोड़ा बोला करिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं कि बोलता हूं मैं p प्लस ए बाई वी स्क्वायर। एक चीज दे रखा है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू में v माइनस में b स्मॉल b इज इक्वल टू r इंटू में t। ये एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है ना? ये एक्सप्रेशन दे रखा है, और अगर ये एक्सप्रेशन दे रखा है
तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कह रहा है कि अगर P आपका क्या है, प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, T क्या है, टेम्परेचर है, फाइंड डायमेंशन ऑफ, तो फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ A एंड B, मतलब A और B क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन आपको निकालना है। तो A और B का डायमेंशन निकालना है कि वो A और B जो दिख रहा है आपको, A और B क्या है, उनका डायमेंशन क्या होगा, है ना। जहां पे P क्या है, प्रेशर है बेटा, V क्या है, वॉल्यूम, इस तरीके से फॉर्मूला लिख दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं ये क्या लिखा गया है। दिस इज रियल गैस इक्वेशन, दिस इज रियल गैस इक्वेशन। ये गैस का इक्वेशन होता है और जो गैस रियल होता है उस रियल गैस के इक्वेशन लिखा गया है, इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम आ रहा है। P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, और T क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द गैस, और R को बोलते हैं रीडबर्ग सॉरी गैस कांस्टेंट बोला जाता है। तो R हमारा गैस कांस्टेंट है। इस वाले टर्म से तो हमें लेना देना है ही नहीं, मुझे उधर वाले टर्म से ही लेना देना है कि A और B का हमारे डायमेंशन क्या होगा, है ना। ये आपको निकालना है, A और B का डायमेंशन निकालना है ना। घबराइए नहीं, देखते रहिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं। देखो मैं, मेरा माइंड कैसे काम करता है मेरा, मैं खाली ढूंढता रहता हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन है ना तो मैं खाली ढूंढता हूं कौन जुड़ रहा है कौन घट रहा है, बस इतना काम करता हूं मैं। कौन सी क्वांटिटी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रही है, कौन सी क्वांटिटी ऐड हो रही है, बस इतना ही ढूंढता हूं मैं। और तीसरा क्या ढूंढता हूं, कौन सी क्वांटिटी इक्वल हो रही है। समझ में आ रही बात। तो जिंदगी का यही लेना देना है, कौन जुड़ रहा है कौन घट रहा है यही देखो, है ना। कौन जुड़ रहा है आपके साथ और कौन घट रहा है ये देखो, और कौन आपके बराबर है इसको भी देखना पड़ेगा। अगर ये तीनों काम कर लिए तो आप सफल है। तो यही काम यहां भी करना है कि आपको देखना है कौन जुड़ रहा है कौन घट रहा है, ये आपको देखना है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो कौन घट रहा है ये तो दिख गया, V माइनस बी। अगर ये घट रहा है इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। पकड़ में आ गया होगा, हाँ कैसे होगा सर। तो ध्यान से अगर आप देखें तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। दैट मीन्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ स्मॉल b मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कैपिटल V। V क्या है, वॉल्यूम है, V क्या है, वॉल्यूम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर मैं डायमेंशन ऑफ B की अगर मैं बात करूं, B के डायमेंशन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन L इंटू एल इंटू एल, मतलब L के पावर 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ L3। B का कितना होगा, L3। फिर आपको दिख गया, फिर जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कि जो क्वांटिटीज जुड़ रही हैं उनका डायमेंशन आपस में इक्वल होना चाहिए। मीन्स डायमेंशन ऑफ P इज द प्रेशर, मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई V स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ A बाई V स्क्वायर लिखे, चाहे डायमेंशन ऑफ A अपॉन में डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर लिखे, एक ही बात है। बहुत अच्छे से देखें यहां से तो आपको दिख जाएगा कि डायमेंशन ऑफ क्या चीज बेटा, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ P इंटू में डायमेंशन ऑफ V का होल स्क्वायर। P इज द प्रेशर का मैं डायमेंशन निकलवाया था ना, भूल गए होंगे आप, है ना। मैं भी भूल जाता था अपने समय में, क्योंकि फॉर्मूले तो मुझे याद होते नहीं थे। मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूले थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्मूला देखिए, प्रेशर बराबर मैंने बताया फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का जब डायमेंशन में लिखूंगा, प्रेशर का डायमेंशन लिखते समय फोर्स का डायमेंशन लिखूंगा, फोर्स याद हो जाना चाहिए, आई होप याद हो गया होगा। ml_t-2 और एरिया का L2 होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ध्यान से देखो, एक L ने एक L को मारा तो L ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां कितना हो गया, ml-1 t माइनस में कितना हो गया 2 इंटू में वॉल्यूम में कितना होता है, वॉल्यूम में आपका होता है L3 लेकिन होल स्क्वायर। तो बहुत अच्छे से देखो तो यहाँ 6 हो गया, होल स्क्वायर है ना, 6 हो गया या -1 है तो 5 हो गया। तो डायमेंशन कितना बना, डायमेंशन ऑफ A बना तुम्हारे पास m L रेज़ टू द पावर
5t⁻⁻, माइनस में कितना 2, ये चीजें बनी। तो ये हमारा डायमेंशन ऑफ किसका बना, ए का बना। डायमेंशन ऑफ बी एल के पावर 3। देखो मैंने राइट हैंड साइड का डायमेंशन को मैंने यूज ही नहीं किया, राइट हैंड साइड के डायमेंशन का हमने यूज ही नहीं किया, कोई यूज नहीं किया उसका, है ना। तो जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे का 2 क्वेश्चन और लेते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, है ना। अगला टॉपिक एक आध कर ली क्वेश्चन और क्या, अच्छा चलो एक आध क्वेश्चन और कर दे, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो y इज इक्वल टू कुछ लिखा गया है इस टाइप से, a साइन ऐसे ओमेगा w टाइप, w है ये, है ना। तो इसे w ना पढ़ते ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा t माइनस में kx प्लस में ऐसे फाई दिखाया था ना, ऐसे खींच के ऐसे खींच दो, गोला बना के ऐसे खींच दो, उसको बोलते हैं फाई, फाई लिखते हैं, पढ़ते हैं फाई, है ना। तो क्या हो गया ये y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिंबल है ना, घबराओ नहीं, कहां से नया चीज, अरे पढ़ना है भाई। अरे क्लास 10 से 11th में आए हो तो अच्छी चीजें पढ़ोगे ना, अच्छी चीजें पढ़ोगे ना, कि वही घिसा पिटा चीज पढ़ते रहोगे क्लास 10 वाला ही। तो जब 11th में पढ़ आया है बेटा तो नया नया चीज सीखेगा ना, नया नया चीज देखेगा, और अगर नया नया चीज देखेगा तो वही चीज तो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी आदत पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाए, है ना, मुश्किलों से जूझना सीखो। तो खैर आगे देखो, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, मैं इसमें सब चीज बता रहा हूं आपको कि कौन क्या क्या है, कौन क्या क्या है ना। अब तो x एंड y दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, x और y। t क्या है, t टाइम है ना, t क्या है, टाइम है। तो बताना ये है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, मतलब जो बचा सबका डायमेंशन बता देना है। ए ओमेगा फाई, ए ओमेगा फाई, अच्छा के भी बचा है क्या, के फाई, के का भी बताना है भाई, है ना। तो ए ओमेगा के फाई, इन चारों का डायमेंशन बताना है। जल्दी से सॉल्व करो, थोड़ा सा मैं इंक भर लूं, है ना, तब तक आप जल्दी से इसको सॉल्व कर ले, अगर आता है तो, नहीं तो मैं खुद ही बता रहा हूं, मैं किस लिए हूं, मैं बताने के लिए ही हूं। तो जल्दी करिएगा, सॉल्व करे खटाखट, है ना। जैसे अगर खाना सामने रखा हो तो उसे वेट नहीं कराते हैं, पाप लगता है, सुना होगा ना, मम्मी ने बोला होगा खाना अगर सामने रखा हो तो उसे वेट नहीं कराते। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हो तो उसे वेट नहीं कराते, उसे जल्दी से सॉल्व किया जाता है। जल्दी करो, मेरा तो हो गया। तो एक्स वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, ये है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, कहीं से भी स्टार्ट करो, एक ही बात है। चलो मैं अंदर से स्टार्ट करता हूं, एंगल से। व्हाट इज दिस, टोटल मल्टीप्लाई है क्या, साइन थीटा में थीटा मल्टीप्लाई होता है क्या, वो एंगल है ना, ऐसा नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, है ना, चमत्कारी बालक, जिसे क्या कहते हैं, चमत्कारी बालक। वो क्या कहते हैं, अगर साइन थीटा लिखा है तो उसको बोलते हैं ऐसे, साइन इंटू में थीटा। अरे ये गलत है भाई, थीटा का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वो चमत्कारी होते हैं। आप अच्छे हैं, हम जानते हैं आप अच्छे हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर मल्टीप्लीकेशन है, बेटा वो क्या है, एंगल है। अच्छा, अगर एंगल है तो एंगल का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं, नो डायमेंशन। अगर एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो ये पूरा पूरा अगर एंगल है, इसका मतलब ओमेगा टी का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, के एक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा,
फाई का भी एक कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों टर्म एक दूसरे से या तो जुड़ रहे हैं या तो घट रहे हैं। आर यू विद मी? क्या बोला? ओमेगा टी का कोई डायमेंशन नहीं होगा, केएक्स का डायमेंशन नहीं होगा, फाई का डायमेंशन नहीं होगा। इज और नॉट? है ना? तो तीनों का कोई डायमेंशन नहीं होगा। अगर कोई तीनों का कोई डायमेंशन होगा तो फाई का डायमेंशन ऑफ फाई अगर मैं लिखना होगा कभी, मैं इधर थोड़ा सा इधर बना के लिखता हूं, डायमेंशन ऑफ फाई अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे? नो डायमेंशन। और नो डायमेंशन का मैंने मतलब बताया था कि m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 लगाओ। इसका मतलब क्या है कि मास में कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ में नहीं है, टाइम में नहीं है, मीन्स नो डायमेंशन। फिर आ जाओ kx में, डायमेंशन ऑफ kx, डायमेंशन ऑफ kx इज इक्वल टू कितना? m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। नो डायमेंशन है ना? और अगर नो डायमेंशन है तो तीनों के पावर कितना हो गया? 0। बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। वहां ध्यान से अगर तुम देखो तो दो क्वांटिटी है, k इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके डायमेंशन भी मल्टीप्लाई होंगे, है ना? तो क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ k को अलग कर लो। डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। सर x कहां गया? सर x को खींच दो नीचे बेटा ना। डायमेंशन ऑफ k इंटू डायमेंशन ऑफ x नीचे चलाया। x का डायमेंशन कितना होता है? l, तो ये ऊपर चला गया, कितना बना? m पे पावर 0, l पे पावर -1, t के पावर 0। अरे भाई इतना इंक क्यों खर्चा कर रहे हो? ये ऐसे लिखो सीधा इधर, l पे पावर -1, है ना? डायमेंशन ऑफ k क्या हो गया? l के पावर -1। आ जाओ ओमेगा टी पर। ओमेगा टी का भी कोई डायमेंशन नहीं, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। प्रथा है बेटा, ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना? मैं क्या कर सकता हूं इसमें? फिर क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ ओमेगा। सर आप ही तो कर सकते हैं। अच्छा मैं ही कर सकता हूं, ठीक। डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू डायमेंशन ऑफ टी, तो डायमेंशन ऑफ टी नीचे डिवाइड हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ टी डिवाइड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? m पे पावर 0, l पे पावर 0, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, t के पावर 0 अपॉन में कितना हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ t। डायमेंशन ऑफ कितना हो गया? t। डायमेंशन ऑफ टी क्या समझ में नहीं आता? आता है ना समझ में, जो भी पढ़ाता हूँ। हाँ ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ टी है तो डायमेंशन ऑफ टी मतलब कैपिटल टी हो जाएगा। ध्यान से अगर तुम देखो तो ये हो जाएगा m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, ये सीधा t। तो सीधा इधर क्या लिखेंगे बेटा? सीधा इधर t के पावर -1, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर -1 ऊपर जाएगा तो सीधा इधर t पावर -1। तो ये काम तो भाई साहब आपका हो गया फाई का, k का, ओमेगा का। अभी क्या बचा है? अभी बचा है a। तो कोई खास बात नहीं, मैंने ये भी बताया था कि इसका कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन साइन का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, साइको नहीं हाइपो, है ना? तो ध्यान से अगर तुम देखो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, साइन का कोई अगर डायमेंशन नहीं होता तो बचा a और बचा y। तो y का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है। और अगर दोनों इक्वल है तो क्या लिखोगे बेटा? डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हो गया? l हो गया, है ना? तो डायमेंशन ऑफ a क्या बना तुम्हारे पास? डायमेंशन ऑफ a बना तुम्हारे पास l। डायमेंशन ऑफ a क्या बना तुम्हारे पास? l। तो डायमेंशन ऑफ a क्या है? लेंथ का डायमेंशन है। और डायमेंशन ऑफ k क्या है? लेंथ के इनवर्स का डायमेंशन है। अच्छा डायमेंशन ऑफ फाई क्या है? इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है। और अगर डायमेंशन ऑफ ओमेगा की बात करूं तो डायमेंशन ये ओमेगा क्या है? टाइम के इनवर्स का डायमेंशन है। तो ये बेसिकली इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, है ना? और बुक से क्वेश्चंस लगाइएगा, लगाते रहिएगा, धीरे धीरे आपको आएगा। एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, बुक को लगाइएगा, है ना? और मैं शायद आपको बताया नहीं बताया, आप कौन से बुक को प्रिफर करें? जो भी प्रिफर करें एक ही बुक प्रिफर करें। जो भी बुक से आप अगर पढ़ते हो तो एक ही बुक से पढ़ें। वो बुक क्या है मैं बता देता हूं। अगर आप ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए, एसएल अरोरा, एसएल अरोरा लेना चाहिए। या फिर एसएल अरोरा आप अगर नहीं लिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर एसएल अरोरा नहीं लिए हैं तो आप ये बुक भी प्रेफर कर सकते हैं।
कौन सी बुक? कुमार मित्तल आईसीएससी बोर्ड वाले ये बुक पढ़ते हैं। तो आईसीएससी बोर्ड वाले कुमार मित्तल बुक पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई खास बात नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। और एक वे में मिलेंगे, एक एरे में मिलेंगे कि आसान क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन। ऐसा लरूरम ये बात नहीं, क्वेश्चन तो है उसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आईटी के क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, पीएमटी के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। हर जोनल के क्वेश्चन मिलेंगे, हर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसमें डिवाइड नहीं है ढंग से कि कौन सा क्वेश्चन कहां होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से होना चाहिए। लेकिन कुमार मित्तल में ऐसा है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुमार मित्तल पढ़िए, अगर पढ़ सकते हैं तो, अगर ले सकते हैं कुमार मित्तल लीजिए, है ना। और फिजिक्स वही रहती है बेटा, है ना। यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाए, चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाए, चाहे तुम्हारे आईसीएससी बोर्ड में पढ़ाई जाए, फिजिक्स वही रहती है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन ही होगा। बच्चे के दिमाग में गड़बड़ हो जाती है कि नहीं हम सीबीएसई वाले हैं तो हम खाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे। अगले टॉपिक पे आते हैं, है ना। अगला टॉपिक एक आध कर ली क्वेश्चन और क्या। अच्छा चलो एक आध क्वेश्चन और कर दे, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो y इज इक्वल टू कुछ लिखा गया है इस टाइप से, a साइन ऐसे ओमेगा w टाइप, w है ये, है ना। तो इसे w ना पढ़ते ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा t माइनस में kx प्लस में ऐसे फाई दिखाया था ना, ऐसे खींच के ऐसे खींच दो, गोला बना के ऐसे खींच दो, उसको बोलते हैं फाई, फाई लिखते हैं, PHI पढ़ते हैं फाई, है ना। तो क्या हो गया ये y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिंबल है ना। घबराओ नहीं, कहां से नया चीज, अरे पढ़ना है भाई। अरे क्लास 10 से 11th में आए हो तो अच्छी चीजें पढ़ोगे ना, अच्छी चीजें पढ़ोगे ना, कि वही घिसा पिटा चीज पढ़ते रहोगे क्लास 10th वाला ही। तो जब 11th में पढ़ आया है बेटा तो नया नया चीज सीखेगा ना, नया नया चीज देखेगा। और अगर नया नया चीज देखेगा तो वही चीज तो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी आदत पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाए, है ना। मुश्किलों से जूझना सीखो। तो खैर आगे देखो, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। मैं इसमें सब चीज बता रहा हूं आपको कि कौन क्या क्या है, कौन क्या क्या है ना। अब तो x एंड y दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, x और y। t क्या है, t टाइम है ना। t क्या है, टाइम है। तो बताना ये है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, मतलब जो बचा सबका डायमेंशन बता देना है। ए ओमेगा फाई, ए ओमेगा फाई। अच्छा के भी बचा है क्या, के फाई, के का भी बताना है भाई, है ना। तो ए ओमेगा के फाई, इन चारों का डायमेंशन बताना है। जल्दी से सॉल्व करो, थोड़ा सा मैं इंक भर लूं, है ना। तब तक आप जल्दी से इसको सॉल्व कर ले, अगर आता है तो, नहीं तो मैं खुद ही बता रहा हूं। मैं किस लिए हूं, मैं बताने के लिए ही हूं। तो जल्दी करिएगा, सॉल्व करे खटाखट, है ना। जैसे अगर खाना सामने रखा हो तो उसे वेट नहीं कराते हैं, पाप लगता है। सुना होगा ना, मम्मी ने बोला होगा खाना अगर सामने रखा हो तो उसे वेट नहीं कराते। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हो तो उसे वेट नहीं कराते, उसे जल्दी से सॉल्व किया जाता है। जल्दी करो। मेरा तो हो गया। तो एक्स वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, ये है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, कहीं से भी स्टार्ट करो, एक ही बात है। चलो मैं अंदर से स्टार्ट करता हूं, एंगल से। व्हाट इज दिस, टोटल मल्टीप्लाई है क्या, साइन थीटा में थीटा मल्टीप्लाई होता है क्या,
वो एंगल है ना, ऐसा नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, है ना, चमत्कारी बालक, जिसे क्या कहते हैं, चमत्कारी बालक। वो क्या कहते हैं, अगर साइन थीटा लिखा है तो उसको बोलते हैं ऐसे, साइन इंटू में थीटा। अरे ये गलत है भाई, थीटा का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वो चमत्कारी होते हैं। आप अच्छे हैं, हम जानते हैं आप अच्छे हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर मल्टीप्लीकेशन है, बेटा वो क्या है, एंगल है। अच्छा, अगर एंगल है तो एंगल का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं, नो डायमेंशन। अगर एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो ये पूरा पूरा अगर एंगल है, इसका मतलब ओमेगा टी का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, के एक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, फाई का भी एक कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों टर्म एक दूसरे से या तो जुड़ रहे हैं या तो घट रहे हैं। आर यू विद मी? क्या बोला, ओमेगा टी का कोई डायमेंशन नहीं होगा, के एक्स का डायमेंशन नहीं होगा, फाई का डायमेंशन नहीं होगा, इज और नॉट, है ना। तो तीनों का कोई डायमेंशन नहीं होगा। अगर कोई तीनों का कोई डायमेंशन होगा तो फाई का डायमेंशन ऑफ फाई अगर मैं लिखना होगा कभी, मैं इधर थोड़ा सा इधर बना के लिखता हूं, डायमेंशन ऑफ फाई अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, नो डायमेंशन। और नो डायमेंशन का मैंने मतलब बताया था कि m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 लगाओ। इसका मतलब क्या है कि मास में कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ में नहीं है, टाइम में नहीं है, मीन्स नो डायमेंशन। फिर आ जाओ के एक्स में, डायमेंशन ऑफ के एक्स, डायमेंशन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू कितना, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। नो डायमेंशन है ना। और अगर नो डायमेंशन है तो तीनों के पावर कितना हो गया, 0। बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। वहां ध्यान से अगर तुम देखो तो दो क्वांटिटी है, k इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके डायमेंशन भी मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ k को अलग कर लो, डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। सर x कहां गया, सर x को खींच दो नीचे बेटा ना। डायमेंशन ऑफ k इंटू डायमेंशन ऑफ x नीचे चलाया, x का डायमेंशन कितना होता है, l, तो ये ऊपर चला गया, कितना बना, m पे पावर 0, l पे पावर -1, t के पावर 0। अरे भाई इतना इंक क्यों खर्चा कर रहे हो, ये ऐसे लिखो सीधा इधर, l पे पावर -1, है ना। डायमेंशन ऑफ k क्या हो गया, l के पावर -1। आ जाओ ओमेगा टी पर, ओमेगा टी का भी कोई डायमेंशन नहीं, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। प्रथा है बेटा, ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। मैं क्या कर सकता हूं इसमें, फिर क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ओमेगा। सर आप ही तो कर सकते हैं, अच्छा मैं ही कर सकता हूं, ठीक। डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू डायमेंशन ऑफ टी, तो डायमेंशन ऑफ टी नीचे डिवाइड हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ टी डिवाइड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, m पे पावर 0, l पे पावर 0, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, t के पावर 0 अपॉन में कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ t, डायमेंशन ऑफ कितना हो गया, t, डायमेंशन ऑफ टी। क्या समझ में नहीं आता, आता है ना समझ में, जो भी पढ़ाता हूँ, हाँ ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ टी है तो डायमेंशन ऑफ टी मतलब कैपिटल टी हो जाएगा। ध्यान से अगर तुम देखो तो ये हो जाएगा m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, ये सीधा t। तो सीधा इधर क्या लिखेंगे बेटा, सीधा इधर t के पावर -1, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर -1 ऊपर जाएगा तो सीधा इधर t पावर -1। तो ये काम तो भाई साहब आपका हो गया फाई का, k का, ओमेगा का। अभी क्या बचा है, अभी बचा है a। तो कोई खास बात नहीं, मैंने ये भी बताया था कि इसका कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन साइन का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, साइको नहीं हाइपो, है ना। तो ध्यान से अगर तुम देखो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, साइन का कोई अगर डायमेंशन नहीं होता तो बचा a और बचा y। तो y का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है। और अगर दोनों इक्वल है तो क्या लिखोगे बेटा, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हो गया, l हो गया, है ना। तो डायमेंशन ऑफ a क्या बना तुम्हारे पास, डायमेंशन ऑफ a बना तुम्हारे पास l, डायमेंशन ऑफ a क्या बना तुम्हारे पास, l। तो डायमेंशन ऑफ a क्या है, लेंथ का डायमेंशन है, और डायमेंशन ऑफ k क्या है, लेंथ के इनवर्स का डायमेंशन है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ फाई क्या है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है। और अगर डायमेंशन ऑफ ओमेगा की बात करूं तो डायमेंशन ये ओमेगा क्या है, टाइम के इनवर्स का डायमेंशन है।
तो ये बेसिकली इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, है ना। और बुक से क्वेश्चंस लगाइएगा, लगाते रहिएगा, धीरे धीरे आपको आएगा। एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, बुक को लगाइएगा, है ना। और मैं शायद आपको बताया नहीं बताया, आप कौन से बुक को प्रिफर करें, जो भी प्रिफर करें एक ही बुक प्रिफर करें। जो भी बुक से आप अगर पढ़ते हो तो एक ही बुक से पढ़ें। वो बुक क्या है मैं बता देता हूं। अगर आप ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए, एसएल अरोरा लेना चाहिए, या फिर एसएल अरोरा आप अगर नहीं लिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर एसएल अरोरा नहीं लिए हैं तो आप ये बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। कौन सी बुक? कुमार मित्तल आईसीएससी बोर्ड वाले ये बुक पढ़ते हैं, तो आईसीएससी बोर्ड वाले कुमार मित्तल बुक पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई खास बात नहीं। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। और एक वे में मिलेंगे, एक एरे में मिलेंगे कि आसान क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन। एसएल अरोरा में ये बात नहीं है, क्वेश्चन तो है उसमें ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन है। आईटी के क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, पीएमटी के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। हर जोनल के क्वेश्चन मिलेंगे, हर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसमें डिवाइड नहीं है ढंग से कि कौन सा क्वेश्चन कहां होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से होना चाहिए। लेकिन कुमार मित्तल में ऐसा है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुमार मित्तल पढ़िए, अगर पढ़ सकते हैं तो, अगर ले सकते हैं कुमार मित्तल लीजिए, है ना। और फिजिक्स वही रहती है बेटा, है ना। यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाए, चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाए, चाहे तुम्हारे आईसीएससी बोर्ड में पढ़ाई जाए, फिजिक्स वही रहती है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन ही होगा।